साल था 1933। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक ऐसा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा था जो आने वाले वर्षों में दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। एक ऐसा आदमी जो कुछ साल पहले तक जर्मनी की राजनीति में लगभग एक बाहरी व्यक्ति था, अब देश का सबसे शक्तिशाली नेता बनने जा रहा था। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। लेकिन सवाल यह है, हिटलर सत्ता में आया कैसे? क्या उसने बंदूक के दम पर जर्मनी पर कब्जा किया था, या फिर क्या जर्मनी की जनता ने खुद उसे सत्ता तक पहुंचाया? और सबसे बड़ा सवाल, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ने एक तानाशाह को इतना शक्तिशाली बनने का मौका आखिर दिया क्यों? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब है। यह कहानी है एक देश के आर्थिक संकट की, एक जनता के गुस्से की, एक नेता की महत्वाकांक्षा की, और उस लोकतंत्र की जिसे धीरे धीरे उसी व्यवस्था के भीतर से खत्म कर दिया गया। 1918 प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। जर्मनी युद्ध हार चुका था, लाखों सैनिक मारे जा चुके थे, अर्थव्यवस्था बर्बाद थी और जनता के सामने भविष्य का कोई साफ रास्ता नहीं था। लेकिन जर्मनी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध के बाद जर्मनी पर एक कठोर समझौता थोपा गया था। इसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। इस समझौते के तहत जर्मनी को युद्ध की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ी। उसे भारी आर्थिक क्षतिपूर्ति देनी थी। उसकी सेना पर प्रतिबंध लगा दिए गए और उसके कई क्षेत्र भी उससे छीन लिए गए। जर्मनी के बहुत से लोगों को लगा कि उनके देश को अपमानित किया गया है। लोगों के भीतर गुस्सा था, लेकिन गुस्से के साथ एक और चीज थी, निराशा। और इतिहास में कई बार देखा गया है, जब किसी समाज में निराशा बहुत बढ़ जाती है तो लोग ऐसे नेता की तलाश करने लगते हैं जो उन्हें आसान जवाब दे सके। जर्मनी भी अब एक ऐसे ही दौर में प्रवेश कर चुका था। इस समय राजनीति में एक ऐसा व्यक्ति उभर रहा था जिसके पास कोई बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं था। वह कोई राजा नहीं था, कोई उद्योगपति भी नहीं था। वह एक पूर्व सैनिक था। नाम था एडोल्फ हिटलर। हिटलर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी सेना के सैनिकों के रूप में लड़ चुका था। युद्ध के बाद उसने राजनीति में प्रवेश किया। उसने एक छोटी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की। बाद में यही पार्टी बनी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, यानी नाजी पार्टी। हिटलर बहुत प्रभावशाली वक्ता था। वह लोगों की परेशानियों को समझता था, लेकिन उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, वह यह समझता था कि लोगों के गुस्से को राजनीतिक शक्ति में कैसे बदला जाए। उसके भाषणों में एक संदेश बार बार आता था, जर्मनी कमजोर नहीं है, जर्मनी को कमजोर बनाया गया है। देश की समस्याओं के लिए जिम्मेदार कुछ खास लोग हैं और जर्मनी को एक बार फिर से महान बनाया जा सकता है। यह संदेश उन लोगों को आकर्षित करने लगा जो अपने देश के हालात से निराश थे। लेकिन फिर जर्मनी पर एक और संकट आया। 1929 में अमेरिका से शुरू हुई आर्थिक महामंदी ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जर्मनी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ। कारखाने बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी, लाखों लोग काम की तलाश में भटक रहे थे, बैंकों पर संकट था और आम जनता का लोकतांत्रिक सरकार पर भरोसा कमजोर होने लगा था। यही वह समय था जब हिटलर की पार्टी तेजी से लोकप्रिय होने लगी। उसने लोगों को एक सरल संदेश दिया, मैं जर्मनी को फिर से मजबूत बनाऊंगा। उसने रोजगार देने का वादा किया, देश को फिर से शक्तिशाली बनाने का वादा किया और वर्सेल्स ट्रीटी की शर्तों को खत्म करने की बात कही। उसने जर्मनी के गौरव को वापस लाने का सपना दिखाया। धीरे धीरे नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक हो गई। लेकिन हिटलर अभी सत्ता में नहीं था और यहीं से कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। जनवरी 1933। जर्मनी की राजनीति अस्थिर थी, सरकारें बन रही थी और गिर रही थी, राजनीतिक दल एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। इसी माहौल में जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल फॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को चांसलर नियुक्त कर दिया। अब हिटलर जर्मनी की सरकार का प्रमुख था, लेकिन अभी तानाशाही नहीं थी। जर्मनी में संसद थी, राजनीतिक दल थे और संविधान भी था। लेकिन हिटलर के पास अब वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, सत्ता। और सत्ता मिलने के बाद उसने अगला कदम बहुत तेजी से उठाया। 27 फरवरी 1933 जर्मनी की संसद राइखस्टाग में आग लग गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। हिटलर ने इस घटना को कम्युनिस्ट खतरे से जोड़ दिया। इसके बाद सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया, नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाए,
राजनैतिक विरोधियों की गिरफ्तारी शुरू हुई और हिटलर के विरोध में खड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होने लगी। लेकिन हिटलर यहीं नहीं रुका। अब उसे संसद की शक्ति अपने हाथ में चाहिए थी और इसके लिए आया एनाबिलिंग एक्ट। यह कानून हिटलर की सरकार को संसद की सामान्य प्रक्रिया के बिना कानून बनाने की व्यापक शक्ति देने वाला था। इस कानून के बाद जर्मनी में लोकतांत्रिक संस्थाएं तेजी से कमजोर होने लगी। हिटलर ने सत्ता हासिल करने के बाद सिर्फ सरकार ही नहीं बदली, उसके पूरे राजनीतिक व्यवस्था को ही बदल दिया। अब हिटलर ने अपने विरोधियों को एक एक करके हटाना शुरू किया। विपक्षी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाए गए, स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों को खत्म कर दिया गया, राज्य की संस्थाओं पर नाजी पार्टी का नियंत्रण बढ़ने लगा, मीडिया पर नियंत्रण स्थापित किया गया। प्रचार यानी प्रोपोगेंडा सरकार की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। लोगों को लगातार एक ही संदेश सुनाया जाता, एक नेता, एक पार्टी, एक राष्ट्र, और धीरे धीरे जर्मनी में लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया था। 1934 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। इसके बाद हिटलर ने राष्ट्रपति और चांसलर दोनों पदों की शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। अब वह सिर्फ सरकार का प्रमुख नहीं था, वह जर्मनी का सर्वोच्च नेता था। उसे कहा जाने लगा फ्यूहरर, और यहीं से जर्मनी एक लोकतंत्र से पूरी तानाशाही की ओर बढ़ चुका था। हिटलर की विचारधारा सिर्फ सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं थी। उसकी राजनीति में नस्लीय श्रेष्ठता का केंद्रीय विचार था। उसने यहूदियों और कई अन्य समूहों को जर्मनी की समस्याओं के लिए दोषी ठहराया। राज्य ने भेदभावपूर्ण कानून बनाए, फिर उत्पीड़न बढ़ता गया और अंततः यह मानव इतिहास के सबसे भयावह नरसंहारों में से एक में बदल गया। होलोकॉस्ट, लगभग 60 लाख यहूदी मारे गए। इसके अलावा लाखों अन्य लोग भी नाजी उत्पीड़न और युद्ध के कारण मारे गए। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हिटलर का उदय सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस समय की कहानी भी है जब आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता, प्रचार, नफरत और संस्थाओं की कमजोरी एक साथ मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। अब हिटलर की नज़र जर्मनी की सीमाओं के आगे थी। उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाई और यूरोप में विस्तार की नीति अपनाई। 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अगले कुछ वर्षों में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा युद्ध की आग में झुलस गया, लेकिन युद्ध का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। सोवियत संघ पर हमला, अमेरिका का युद्ध में प्रवेश और मित्र राष्ट्रों की बढ़ती ताकत ने नाजी जर्मनी को कमजोर कर दिया। 1944 तक जर्मनी पीछे हट गया था और 1945 में युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। अप्रैल 1945 सोवियत सेना बर्लिन के करीब पहुंच चुकी थी। हिटलर अपने बंकर में था। जिस साम्राज्य को उसने 1000 साल तक चलने वाला बताया था, वह कुछ ही वर्षों में टूट गया था। 30 अप्रैल 1945 एडोल्फ हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। कुछ ही दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन पीछे छूट गई तबाही, लाखों मौतें और एक ऐसा इतिहास जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। हिटलर की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़ा करती है। एक लोकतंत्र तानाशाही में बदला कैसे? उसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति में नहीं है। जब समाज आर्थिक संकट में हो, जब लोग व्यवस्था से निराश हों, जब राजनीति नफरत और डर पर आधारित होने लगे, जब संस्थाएं कमजोर पड़ने लगे और जब जनता किसी एक नेता को हर समस्या का एकमात्र समाधान मानने लगे, तब लोकतंत्र के भीतर से ही तानाशाही का रास्ता खुलता है। हिटलर का अंत 1945 में हुआ, लेकिन उसकी कहानी आज भी इतिहास की किताबों में सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ी जाती कि वह एक तानाशाह था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी कहानी हमें यह समझाती है कि लोकतंत्र का अंत हमेशा किसी टैंक के आने से नहीं होता। कभी कभी वह धीरे धीरे होता है और लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि बदलाव कब शुरू हुआ। इतिहास सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, इतिहास यह भी बताता है कि ऐसा दोबारा ना हो। इसके लिए हमें क्या याद रखना चाहिए? अगर आपको दुनिया बदल देने वाली ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।